नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और जनमंच खबर का विशेष कार्यक्रम सेहत की बात आपके साथ में। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ बात करने के लिए श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील मिश्रा जी हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनके इस डॉक्टर के जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इनका व्यक्तिगत परिचय और फिर किस तरह की मरीज यह देखते हैं, किस तरह की बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों को पहचानने के लिए क्या क्या प्रमुख साधन है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, कैसे उन बीमारियों को पहचाना जाए और कैसे उससे बचाव के लिए प्रयास किया जाए। सर स्वागत है। सबसे पहले अपने बारे में बताइए और फिर इन सारी विषयों पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील मिश्रा। मैं कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट लास्ट दो साल से इस किम्स मेडिकल कॉलेज महाराजगंज में कार्यरत हूँ। मैं मेदांता दिल्ली गुरुग्राम से टीएमडी पल्मोलॉजी किया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कौन से ऐसे मरीज को क्या सिम्टम है, जो सिम्टम लेके वो जनरली चेस्ट फिजिशियन से उनको कंसल्ट करना चाहिए। तो कैसे अगर किसी को खांसी आ रही है, अगर वो खांसी काफ़ी दिनों से है, जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है या 2 हफ्ते से कम हो गया है, खांसी जो है अगर मौसम बदल रहा है, मौसम बदलते समय उनकी खांसी आ जाती है, उनको सांस लेने की दिक्कत होती है, बलगम बनने लगता है, तो ऐसे मरीज को अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे मरीज को नज़दीकी जो भी चेस्ट पल्मोलॉजिस्ट या जो भी चेस्ट फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले से ही स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, धूल से उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है, या सुट्टी का सेवन करते हैं या गुटखा उटखा खाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों में पहले से ही उनकी सांस की दिक्कतें रहती है, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को भी अगर आपकी खांसी बढ़ने लग रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा चलते समय दम खुल रहा है और जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको लगता है कि आप वो काम करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी जाके आपको एक चेस्ट फिजिशियन से दिखाना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग की इस एरिया में चूँकि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा कम है, तो ऐसे लोगों में टीबी के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपकी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, आपको बुखार भी आता है, आपका पहले से वजन घट रहा है, आपके बलगम में अगर खून आ रहा है, तो आपको टीबी होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे कंडीशन में भी और ऐसे लक्षण अगर आपके हैं तो आपके नज़दीकी जो भी पल्मोलॉजिस्ट हैं, जो भी चेस्ट फिजिशियन हैं, आप जाके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो सामान्यतः इस तरह के पेशेंट काफ़ी आते जाते रहते हैं। लोग अस्थमा, टीबी इन सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया। लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारी बीमारियों के प्रारंभिक सिम्टम्स वो पहचान ही नहीं पाते और कुछ दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद से जब वो सही जगह जब तक पहुंचते तब तक काफ़ी देर हो जाती है। तो कैसे इन सिम्टम्स को प्रारंभिक स्टेज तक पहुंचे? बहुत अच्छा सवाल। यहाँ पे भी बहुत ऐसे केसेस ऐसे आते हैं जो पहले ही हम लोग से कंसल्ट हो जानी चाहिए थी। जैसे टीबी के केसेस भी रहते हैं। बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बहुत 1 महीने 2 महीने से उनको खांसी आती जाती रहती है, इधर उधर जाते हैं, कोई एक एंटीबायोटिक चला देता है, फिर चला देता है, कोई एक्सरे उनका होता रहता नहीं है। तो जब भी खांसी अगर आपका 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो आपको सबसे पहले एक चेस्ट एक्सरे करवा लेना चाहिए। उसके बाद कुछ सिम्टम, जैसे मैंने बताया कि आपको बुखार आ रहा है, बुखार भी आपको शाम को आ रहा हो, बलगम के साथ आपको खून आ रहा हो, आपका पहले से वजन घट रहा हो, तो एक ये सिम्टम है कि आपको टीबी होने के चांसेस हैं। अगर आप समय में जाके दिखा लेते हैं तो अब टीबी का भी टाइप्स काफ़ी हो गए हैं। जैसे एक पहले था कि जो नॉर्मल जो दवा चलती थी टीबी का 6 महीने का, उससे ठीक हो जाता था। तो चूँकि आप अगर पहले नहीं पहुँचते हैं डॉक्टर के पास, आप इधर उधर से दवा खाते रहते हैं, तो जो आपका जो कीड़ा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कहते हैं, जिसे टीबी होता है, तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। जो पहले वाली जो दवा रहती है उस दवा का रेजिस्टेंट हो जाता है। तो उस टाइम में आपको कहा जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो ऐसे केसेस में आपको ज़्यादा दिन तक दवा खाना पड़ता है, ज़्यादा दवा खाना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहता है। तो ये सब न हो, इससे पहले ही अगर आपको ऐसी सिम्टम है तो आप सबसे पहले उसके संबंधित जो भी डॉक्टर हैं उसको पहले आपको दिखा लेना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत एक कॉमन बीमारी होता है, जैसे अस्थमा होता है, एलर्जी के चलते होती है और जेनेटिकल भी रहता है। तो बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको हमेशा जब भी मौसम बदलता है तो उनको खांसी आ जाना, गले में खराश होना, नाक से पानी आना, ऐसी चीज़ें होते रहती हैं। तो मतलब वो लोग ये सोचते हैं कि चलिए अभी तो मौसम बदल रहा है तो हमको ऐसे हो गया, तो यही चीज़ उनका 2 साल 3 साल 4 साल तक रहता है। तो क्या रहता है ना, ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उनकी जो सांस की नली होती है, जो मिडल और स्मॉल एयरवेज जो कहते हैं, उसमें सूजन बन गया रहता है। तो अगर वो टाइम से दवा नहीं लेते हैं तो जो माइल्ड फॉर्म ऑफ अस्थमा होता है वो भी सीवियर हो जाता है, मॉडरेट फॉर्म में आता है जब हमारे पास आता है।
तो उसका जो पहले से ही एक लो डोज पे अगर हम दवा चला के भी उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं अस्थमा जो रहता है। तो ऐसे अगर बहुत दिन के बाद आते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, सीवियर अस्थमा के फॉर्म में रहता है, तो वो थोड़ा-सा अगर पहले आए तो इस कंडीशन से भी बच सकते हैं। सीओपीडी जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मैंने बताया, जैसे बहुत ऐसे धूम्रपान करने वाले धूल के उनका एक्सपोज़र ज़्यादा रहता है, या खेती-वेती करते हैं तो उसमें जो धूल होता है उसका एक्सपोज़र ज़्यादा रहता है, सुर्ती खाते रहते हैं, उनको पता नहीं रहता, चलते हैं साँस फूलता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो साँस की नली है, उसमें जो एल्वोलाई होता है उसमें परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो गया होता है, तो जो भी हम साँस लेते हैं, ऑक्सीजन जो जाता है हमारे अंदर, और जहाँ पे ये ऑक्सीजन को एक्सचेंज होना है, CO2 निकलना है, जैसे एल्वोलाई में जो होता है वो हो नहीं पाता है क्योंकि डिस्ट्रक्ट हो गया रहता है। और जो ब्रोंकस होता है उसमें भी सूजन रहता है, तो ईयर फ्लो लिमिटेशन कहते हैं, मतलब वो सांस तो ले लेगा, हवा तो आ जाएगी लेकिन पूरा हवा नहीं निकाल पाता है, तो काफ़ी सीवियर फॉर्म हो जाता है उस टाइम में। तो ऐसे पेशेंट भी अगर टाइम से आ जाते हैं, पहले से ही आ जाते हैं, तो उनको हम लोग बता भी सकते हैं कि भाई आप स्मोकिंग करते हैं, आप धूम्रपान करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको छोड़ना है। आपका धूल धुआं से एक्सपोजर है तो उससे दूर रहना है, और जो भी दवा स्टार्ट कर देते हैं तो वो पेशेंट बहुत दिन तक मतलब लो डोज पे भी ही मेंटेन रहते हैं। तो यही चीज़ें हैं, ऐसे ही नॉर्मल जो भी बीमारी है अगर एक टाइम पे आ जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम रहती है। सांस में अभी अपने लोकल एरियाज में आपने ढेर सारी कहानियां देखी होगी, पूजा पाठ, और अगर इस सारे विषयों पे अगर हम चर्चा करते हैं तो काफी बुरा होता है। लोग ये कहते हैं कि भाई ये दूसरे सिस्टम का है, लेकिन जो आज के जमाने में ये सारे धुएं लोग अक्सर आपने देखा होगा नवरात्र और बाकी सब मौसमों में बहुत सारे होते हैं। कुछ जगहों पे जैसे सुर्ती की बात की आपने, लोग कहते हैं कि एलर्जी हो गई, सर्दी हो गई ना, तो वो सुर्ती सूंघ लोगे तो आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। इस तरह के ढेर सारे मिथ हैं, तो लोगों को इन सारे मिथ के बारे में आप किस तरह से देते हैं? नहीं, ये अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, अगर आपको एलर्जी के चलते आपको अस्थमा है, आपको दवा तो लेना ही है, उसके साथ-साथ आपको जैसे आप मंदिर में जा रहे हैं, कहीं कहीं भी जा रहे हैं, जो अगरबत्ती का जो धुआँ रहता है, वो भी उतना ही रहता है, उसका साइड इफ़ेक्ट उतना ही रहता है, जैसे आप कोई इन्हेल करते हो या स्मोकिंग इन्हेल करते हो, तो उससे तो आपको दूर रहना ही है, क्योंकि प्रिवेंशन और ये ट्रिगर फैक्टर होता है, जो भी अगर आपको एलर्जी के चलते अस्थमा है, तो आप उसके नज़दीक जाएँगे, तो आपकी बीमारी जो है, फिर से एग्ज़ैजरेट होने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो पहली चीज़ ये तो आपको करना नहीं है। अगर आपको अस्थमा है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो आपको कहीं पे भी से कहीं का भी धुआँ, चाहे वो चूल्हे का धुआँ हो या कोई आपके बगल में बैठ के भी स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको पैसिव स्मोकर कहते हैं। आप उसके बगल में भी बैठे हैं, तभी वो इन्हेल होते हैं कुछ परसेंटेज। और तीसरी चीज़ जो सुर्ती इन्हेल करना है, वो भी एक तरीके का स्मोकिंग ही है। उतने में ही उतना ही 10 पार्टिकल अंदर जाते हैं, जो लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ से तो आपको बचना है, ये आपको नहीं करना है, अगर आपको ये सब बीमारियाँ हैं तो। आजकल एक चीज़ और देखा गया है, आप छोटे-छोटे क्लिनिकों में चले जाइए गाँव में, इवन मेडिकल स्टोर्स और बाकी जगहों पर आजकल वो भाप देने का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। जगह-जगह लोग रखे हुए नेबुलाइज़र, और छोटे से बड़े किसी उम्र के बच्चों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो, भाप देते हैं। इस पे नहीं, अगर आपको खाँसी आ रही है, आपको साँस फूल रहा है, घरघराहट की आवाज़ आ रही है, एलर्जी के चलते आपको पहले से अस्थमा है, या आपको 1-2 हफ्ते पहले फ़ीवर हुआ था, उसके बाद भी कभी-कभी वायरल ब्रोंकाइटिस या ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ऐसे अगर चीज़ है, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको साँस फूल रहा है, घरघराहट हो रहा है, आप सुन सकते हैं ये सब चीज़ें, तो ऐसी कंडीशन में नेबुलाइज़ेशन देना सही रहता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो अगर आपको खाँसी भी नहीं आ रही है या सिंपल खाँसी है, आपको कोई साँस-वाँस नहीं फूल रहा है, तो ऐसे केसेज़ में नेबुलाइज़ेशन देना अच्छा नहीं रहता है। फेफड़े से संबंधित और कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो लोगों के बीच पाई जाती हैं? अभी तो जैसे मैंने बताया अस्थमा रहता है, सीओपीडी है, और निमोनिया हो गया, जैसे कभी-कभी फ़ीवर हो जाता है, उसके चलते इन्फेक्शन के चलते, वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते लंग्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको निमोनिया कहते हैं, जो जनरली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कहते हैं। तो ये है। उसके बाद टीबी हो गया, उसके बाद जैसे कोविड के टाइम में जो वायरल इन्फेक्शन था, उसके चलते भी काफ़ी केसेज़ अभी आते हैं। जैसे उनको पहले कोविड हो गया था, सीवियर कोविड था उनको, सीवियर कोविड निमोनिया था, उसके बाद लंग फाइब्रोसिस हो जाती है। लंग फाइब्रोसिस क्या होता है कि जब वो लंग्स क्या होता है एकदम इलास्टिसिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, तो आप सांस इनहेल लें तो लंग एक्सपांड नहीं हो पाता है। तो ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं अभी, मतलब कोविड के बाद ऐसे केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिससे पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कहते हैं। उसके बाद बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पहले टीबी हो चुका था या कोई इन्फेक्शन हो चुका रहता है,
तो उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें जो ब्रोंक्यूल्स होता है वो डायलेट हो जाता है, जिसको ब्रोंकोएक्टेसिस कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट में हमेशा बलगम ज़्यादा बनना, हमेशा खांसी आता रहना, तो ऐसे भी पेशेंट रहते हैं। तो ये जब तक आप एक पल्मोनरी फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन पर नहीं जाएंगे, ये डायग्नोसिस होना मुश्किल रहता है। तो ऐसे केसेस इधर ज़्यादा हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़े हमारे इस एरिया में मिथ क्या है कि जैसे किसी को अस्थमा डायग्नोज हो गया, सीओपीडी डायग्नोज हो गया, तो आप उनको लिखते हैं कि भाई आपको इन्हेलर लेना जरूरी है। तो इन्हेलर के साथ दो मिथ बहुत चलता है कि एक तो हम ये लेंगे तो हमें आदत पड़ जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें दमा हो गया है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये भी एक फॉर्म ऑफ मेडिसिन है। जैसे आपको आँख में कोई प्रॉब्लम है तो आप ड्रॉप डालते हैं, और अगर आपको कोई मतलब सिरप दिया जाता है, सिरप एक फॉर्म में, इसी तरह ये भी इन्हेलर एक दवा का फॉर्म है जो डायरेक्ट लंग्स में जाके वर्क करता है, फंक्शन करता है। तो ऐसे इन्हेलर लेने से कोई एडिक्शन नहीं होता है, और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इसका सिस्टमिक कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये कभी मिथ में न रहें। और अगर आपका डिजीज जो भी बीमारी, आपको अस्थमा, सीओपीडी जो भी है, अगर स्टेबल है तो इसको कुछ दिन के बाद बंद भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो इन्हेलर लेना सबसे बड़ा जरूरी है। चलिए, आपने समझ लिया बात फिर से। इस तरह की ढेर सारी बातों के लिए, इस तरह की परिचर्चा के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। कि आपको ये परिचर्चा कैसी लगी, और डॉक्टर साहब से अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से आप हमसे पूछ सकते हैं, जो हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समयों में डॉक्टर साहब से उसका जवाब लेके आप तक पहुंचाया जाए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं, और इस तरह के ढेर सारे कार्यक्रम के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।